हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 रहने वाला है, जो कि टॉपिक है जल। जल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज सिलेबस से हट करके कुछ करने का मतलब नहीं बनता है। और आप भी जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो सिलेबस के बेस पे ही चीज़ें कंप्लीट करिए ना। तो फिलहाल अभी हम एसएसटी का चैप्टर कर रहे हैं। एसएसटी में अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमने क्लास 6, क्लास 9th, आई थिंक 8th भी कर लिया है, और क्लास 10th, 6, 9th, 8th, 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। और क्लास 7th की एनसीईआरटी आपकी लास्ट चल ही रही है ना। तो इसे कंप्लीट करके हम हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ना। बात करते हैं जल की। तो भाई जल चक्र क्या होता है, तो सिंपली आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, बेहतर तरीके से समझाया गया है। ये समुद्र आप देख पा रहे हो, और समुद्र से क्या होता है भाई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, एवापोरेशन होता है, पानी एवापोरेट होकर के ऊपर जाएगा और ये बादलों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संघनन होगा, और संघनन के बाद वापस से ये बारिश के थ्रू ये पानी फिर से ज़मीन में आ जाता है ना। तो ये चक्र जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसे ही कहा जाता है जल चक्र। ठीक है, अब ये जो पानी है, अब पानी तो हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि लगभग आप देखते हो ना कि 100% में अगर देखा जाए तो भाई 71% वाटर है, और सिर्फ 29% जो है यहाँ पे लैंड है, ज़मीन है। तो ये 71% पानी होते हुए भी हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है ना। बहुत से ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में, अगर आप देखते हो, इवन इंडिया में ही देखो तो राजस्थान हो गया ना, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है ना। तो क्यों है, आखिर ये रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पानी है वो ज़्यादातर जो लवणीय पानी है, यानी कि जिसमें नमक, जो खारा है। ठीक है, और ये जो खारा पानी है ये स्पेशली आपके समुद्रों में और महासागरों में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा जो रेशियो है, अगर हम 100% में देखते हैं ना, तो लगभग 97% जो है ये आपके समुद्र और महासागरों में प्रेजेंट है, जो कि खारा पानी है, हमारे यूज़ करने लायक नहीं है। इसमें नमक और सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है। और जो अलवणीय जल है वो बहुत, यानी कि स्वच्छ जल जिसे कह सकते हैं आप, उसका जो रेशियो है बहुत ही कम है। और ये पानी जो है आपको स्पेशली जो नदी वगैरह होते हैं, ताल हो गया, हिमनद हो गए ना, ग्लेशियर्स जिन्हें कहेंगे, बर्फ़ से ढके हुए जो नदियाँ कह सकते हैं आप, ठीक है, उन सभी जगहों पे आपको अलवणीय जल मिलता है। तो चलिए देखते हैं इनका रेशियो आखिर कितना है, और ये पूरे वर्ल्ड में आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे समुद्र हैं, कहाँ पे झीलें हैं, है ना। इस तरह से ये पूरा आपको मैप में शो किया गया है। खैर, क्लास की पीडीएफ्स वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ से आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो ना। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपको हाईलाइट करके ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब जल के वितरण की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि 71% जो जल है वो आपका हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ना। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, पूरे अर्थ का हम अगर देखते हैं तो 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, फिर भी हमें पानी की कमी महसूस होती है ना। तो देखते हैं कि कितना पानी किस जगह पे मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया ही कि महासागरों का जो जल होता है ना, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, वो सारे ही खारा होता है ना। तो महासागर का लगभग 97.3% हो गया। बर्फ़ छत्रक, यानी कि वही आपकी हिम नदियाँ अगर हम देखें तो लगभग 2.0% हो गया। भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर 0.68% है। झीलों का अलवण जल, यानी कि स्वच्छ जल जिसे कह सकते हैं, 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितनी हैं, तो 0.009%। वायुमंडल में इतना, नदियाँ इतना, ओवरऑल 100% हो जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा रेशियो तो महासागर का हो गया, 97%। ठीक है, तो 97% अगर महासागरों में है तो मतलब ये पानी कैसा है, खारा है, जो कि हमारे यूज़ करने लायक नहीं है। तो इस तरह से पानी की कमी, यानी कि स्वच्छ जल बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए भाई पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है। ये इजराइल में मृत सागर है, डेड सी, जो कि इतना ज़्यादा खारा है, इतना नमकीन है कि अगर आप इसके 1 लीटर पानी को उबालते हो तो आपको लगभग 340 ग्राम नमक मिल जाएगा ईजिली। और साथ में जिन्हें तैरना नहीं आता है वो इसमें फ़्लोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खारा होता है कि इसमें कोई डूबता ही नहीं है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ईज़िली उसमें आप डूबना भी चाहोगे तब भी नहीं डूबोगे, चीज़ें फ़्लोट करती रहती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मृत सागर है, जो कि इजराइल में प्रेजेंट है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
और आगे देखते हैं तो वही नेक्स्ट क्या है कि जो कि महासागर वगैरह होते हैं। अब महासागरीय परिसंचरण क्या है, अभी फैक्ट ये भी देख लीजिएगा, पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो भाई विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है भाई, तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि पानी की कमी ना हो और उसकी जो उपयोगिता है उसको लोगों को समझाया जा सके। महासागरीय परिसंचरण यानी कि तरह तरह की गतियाँ भी महासागर में देखने को मिलती हैं। अब वो कौन सी गतियाँ हैं जो महासागर में देखने को मिलती हैं, तो वो तरंगे हो सकती हैं, वेव्स जो उठती हैं, ज्वार भाटा कह लीजिए, और धाराएं। अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं कि आखिर तरंगे क्या होती है ना। देखिए जो तरंगे होती हैं, तरंगे जो है वो समुद्र में उठती हैं, और कारण क्या होता है, तो हवा पवन जो है वो कारण होती है। जितनी तेज पवन होगी, हवा होगी, तरंगे भी, लहरें भी उतनी ही तेज होती हैं। ठीक है, और ये स्पेशली आपने समुद्र में ही देखा होगा ना। और जो ये तरंगे होती हैं, इनकी वजह से ये इस तरह से चीज़ें उठती हैं ना, मतलब जितना स्पीड में हवा चल रहा होगा उतनी ही ऊंची तरंगे उठती हैं। और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी चीज़ें होती हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि हमारी शिप वगैरह, जहाज़ें हो गई बड़ी बड़ी, इन तरंगों के साथ में फिर वो आगे भी बढ़ती जाती हैं, चीज़ें हो गई हैं ना, कुछ भी कह लीजिए आप। फिर तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। इसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है ना, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को मिल सकता है। जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित भी हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कह देते हैं ना। जब ये जो तरंगे हैं एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगी, लगभग 15 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा अगर ऊपर जाने लग गई, तो इन्हें सुनामी का नाम दे दिया जाता है। अब तक की अगर हम बात करते हैं, सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। समझ रहे हैं, सिर्फ 15 मीटर से ऊपर अगर ऊंचाई में पानी उठ रहा है तो उसे सुनामी कह दिया जाएगा। अब से ज़्यादा सबसे अभी तक का सबसे जो खतरनाक सुनामी है वो लगभग 150 मीटर मापा गया था, और ये तरंग 700 किलोमीटर तक प्रति घंटे से अधिक गति से चल रही थी, जो कि 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश देखने को मिला था। ठीक है, कब, 2004 की बात है ये। और ये स्पेशली जो जितने भी आपके तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं पे देखने को मिलता है ना, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, द्वीप समूह है ना, आइलैंड्स हैं, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है ना। और अंडमान निकोबार में ही सबसे अगर पूछा जाता है ना कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। और ये जो है जब सुनामी आई थी तो ये डूब भी गया था उसमें। अब सुनामी की बात करते हैं, तो सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जापानी भाषा का एक शब्द है, ये स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अभी सुनामी जो है इसका एक छोटा सा दिया गया है आपको कि कहाँ पे सुनामी आया था, कितना ज़्यादा डेंजरस था ना, किस तरह से चीज़ें देखने को मिली थी ना। अब जैसे तमिलनाडु हो गया ना, जितने भी तटीय वाले क्षेत्र हैं स्पेशली वहाँ पे आपको ये सब सुनामी की जो दुर्घटनाएं हैं देखने को मिलती हैं ना। अब ज्वार भाटा की बात कर लेते हैं। देखिए दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, यानी कि ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, और अपने निम्नतम स्तर पर जब वो नीचे की तरफ चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वार और भाटा दोनों परिघटनाएं आप समझ गए क्या होती हैं। अभी आखिर कारण क्या है ये पानी ऊपर उठने का, नीचे आने का। देखिए सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की वजह से जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित यानी कि आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, इस ज्वार को वृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। और जो ये उच्च ज्वार होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, जब एक लिमिट से मतलब नॉर्मल रहते हैं, तो ना जब लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे तब तो विनाशकारी हो ही जाते हैं। बट
हेल्पफुल कैसे होते हैं, तो जो भी जहाज़ वगैरह है ना उनको बंदरगाह तक पहुंचाने का काम भी ये करते हैं, और साथ में जो मछलियां होती हैं, जो मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं। तो ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुँचाना और उच्च ज्वार से की हेल्प से ही मछलियाँ वगैरह जो है पकड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। अब महासागरीय धाराओं की बात करते हैं। तो महासागरीय धाराएँ निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ गर्म और ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। फॉर एग्जांपल लैब्राडोर महासागरीय धाराएं जो हैं शीत जल धाराएं कहलाती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं कहलाती हैं। और महासागरीय धाराएं जो हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके अच्छे एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं आप देख सकते हो, ठीक है, महासागर में ही उठती हैं, तो वही वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम आपको देखने को मिल सकता है। इसके फलस्वरूप नाव संचालन में बाधा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, जो नाव वगैरह होती है उनको चलाने में दिक्कतें भी महसूस होती है क्योंकि कोहरा होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद 1 से 2 चैप्टर और बचे हुए क्लास 7 की ज्योग्राफी के, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम हिस्ट्री की क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी होता है ना, और वहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासी रेशियो में आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पीडीएफ्स आपको क्लास की टेलीग्राम पे मिल जाती है ना, हर एक पीडीएफ सीडीपी की हो या फिर एसएसटी की। थैंक यू सो मच।